ओके, तो बेटा अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी लैब। स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो। जी जी सर। सर, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम जो है वो लैब नंबर 9 जो है वो हमने की थी, और उसे हमने जो है लैब नंबर 9A जो है वो टाइटल दिया था, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थे। और लास्ट टाइम हमने जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सर तो जी जी रिकॉर्डिंग चेंज करी सर तो जी बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने तो चेंज की। चेंज नज़र नहीं आ रही क्या? मैंने चेंज तो की है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और चार्टेड जॉब फर्स्ट जो है ये दो कवर किए थे। आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, और आप लोगों ने वो असाइनमेंट करके सेंड भी की है, लेकिन मैंने वो चेक नहीं की है अभी तक। उसे भी चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से। हियर ईच प्रोसेस। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट में भी जो है वो पूछ सकते हो। कोई इशू आ रहा हो तो आप लोग चैट में जो है मैसेज कर सकते हो, या वॉइस में भी कर सकते हो। सर, स्क्रीन चली गई। ओके, आ गई बेटा? जी सर, आ गई है। ओके, here each process is assigned a fixed time known as time quantum or time slice in a cyclic way. तो राइन रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हर एक प्रोसेस को जो है एक फिक्स टाइम असाइन किया जाता है, और उस टाइम को जो है वो हम टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कह रहे हैं। और वो किस फैशन में होता है? साइक्लिक वे, मतलब एक सर्कुलर वे में जो है वो हम असाइन करते जाते हैं। हर एक प्रोसेस जो है सर्कुलर वे के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होता जाता है। इट इज डिजाइंड स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। The ready queue is treated as circular queue. The CPU scheduler goes around the ready queue, allocating the CPU to each process for a time interval of up to one time quantum. बाकी हर एक प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट एक टाइम क्वांटम जो है असाइन ज़रूर किया जाता है हर एक प्रोसेस को। लेट सपोज टाइम क्वांटम जो है वो 2 है, या लेट सपोज टाइम क्वांटम हमने 1 रखा हुआ है, और कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी एग्जीक्यूशन या बस टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड है। इट मीन्स कि उसे भी एक दफ़ा जो है चांस ज़रूर मिलेगा। To implement round robin scheduling, we keep the ready queue as a FIFO queue of processes. तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कीप द रेडी क्यू एज फीफो क्यू ऑफ प्रोसेसेस, और जो रेडी क्यू होगा उसे हम एज अ फीफो क्यू के तौर पे यूज़ करेंगे। बाकी जो फर्स्ट इन होगा सबसे पहले वही जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, और वो जितना टाइम क्वांटम हमने रखा हुआ होगा उतना जो है वो एग्जीक्यूट होगा सीपीयू के अंदर। New processes are added to the tail of the ready queue. जो न्यू प्रोसेस आते जाएंगे वो रेडी क्यू के लास्ट में जो है वो ऐड होते जाएंगे। The process scheduler picks the first process from the ready queue. तो जो शेड्यूलर है वो पहला प्रोसेस जो है जो रेडी क्यू के अंदर एन हुआ होगा उसे पिक करेगा, सेट्स अ टाइमर टू इंटरप्ट आफ्टर वन टाइम क्वांटम, और टाइमर जो है वो सेट करेगा एक दफ़ा उसे जो है वो टाइम क्वांटम असाइन किया जाएगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो अकर होगी एंड डिस्पैचेस द प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो सीपीयू जो है उससे
दोबारा जो है हम जो है वो स्नैच कर लेंगे और दूसरे प्रोसेस को जो है वो असाइन कर लेंगे. One of two things will then happen. The process may have a CPU burst of less than one time quantum. In this case, the process itself will release the CPU voluntarily. आगे अगर दो पॉसिबिलिटीज जो है वो अकर हो सकती हैं. हो सकता है कि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो क्वांटम से लेस हो. जब लेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है सीपीयू को रिलीज कर लेगा और सीपीयू जो है फिर दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जाएगा. द शेड्यूलर विल देन proceed to the next process in the ready queue. और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. Otherwise, if the CPU burst of the currently running process is larger than one time quantum, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तो बर्स्ट टाइम जो है और जो हमने क्वांटम असाइन किया है वो क्वांटम जो है बर्स्ट टाइम से कम है और बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, तो क्या होगा, द टाइमर विल गो ऑफ, टाइमर जो है वो खत्म हो जाएगा एंड विल कॉज एन इंटरप्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. कि दोबारा से जो है वो मतलब कि प्रोसेस जो है रेडी क्यू के लास्ट में जाएगा और दूसरा प्रोसेस जो है वो सीपीयू के अंदर आ जाएगा. और कॉन्टेक्स्ट स्विच विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जिस तरह से जो है वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इट मीन्स के कॉन्टेक्स्ट स्विच विल अकर एट दैट पॉइंट. कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करता है कि करंटली जो स्टेट होती है प्रोसेस की वो अपने पास स्टोर कर लेता है ताकि दोबारा अगर वो एग्जीक्यूशन में आए तो वहीं से जो है स्टार्ट हो जाए. एंड द प्रोसेस विल बी पुट एट द टेल ऑफ द रेडी क्यू. The CPU scheduler will then select the next process in the ready queue. तो ये बात समझ में आ गई बेटा. ओके, दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो ये कि बर्स्ट टाइम जो है वो अगर लेस है टाइम स्लाइस है तो ऑटोमेटिकली जो है CPU जो है वो रिलीज हो जाएगा और प्रोसेस जो है सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टाइम क्वांटम जो है वो कम है CPU के प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर होगी, इंटरप्शन अकर होगी और वो प्रोसेस जो है दोबारा जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा एट द एंड, मतलब लास्ट में, और दूसरा प्रोसेस जो रेडी होगा उस टाइम वो अगेन जो है वो सीपीयू के अंदर आ जाएगा और उसे जो है वो टाइमर असाइन हो जाएगा जितना भी टाइमर जो है वो रखा गया होगा. यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा. तो ये दो पॉसिबिलिटी जो है वो अकर हो सकती है. कॉन्टेक्स्ट स्विच इज यूज्ड टू सेव स्टेट्स ऑफ प्रीएम्प्टेड प्रोसेसेस. जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब अकर होगी तो प्रोसेस की जो स्टेट्स होंगी वो उसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वहीं से जो है वो प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दे. Draw Gantt chart, calculate waiting time for the following data having the time quantum of 4 time units as shown below. तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल जो है दिया गया है. प्रोसेसेस P1, P2 up to P3 and their burst time is given as 24, 3 and 3. तो ये इसका जो है वो गैंट चार्ट जो है वो हमने बनाया है. गैंट चार्ट के अंदर सबसे पहले जो है प्रोसेस P1 जो है वो एग्जीक्यूशन में आया और हमने टाइम क्वांटम जो है वो 4 टाइम यूनिट्स रखा हुआ है. तो प्रोसेस P1 जो है अप टू 4 टाइम यूनिट्स तक जो है वो एग्जीक्यूशन में रहेगा. उसके बाद वो प्रीएम्प्ट होगा और दोबारा से जो है वो रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा और दूसरा जो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल है दूसरा P2 है और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 3 है. इट मीन्स के वो सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम ही कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेगा.
इस तरह से 4 + 3 = 7। उसके बाद रेडी क्यू के अंदर P3 है, P3 का भी बर्स्ट टाइम जो है वो 3 है, तो 7 + 3 = 10। बाकी P2 और P3 जो है उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, सीपीयू को रिलीज कर लिया और कोई कंटेस्ट स्विचिंग यहाँ पे जो है वो अगर नहीं हुई। कंटेस्ट स्विचिंग कहाँ पे हुई है? P1 और P2 के दरमियान, क्योंकि P1 का अभी भी जो है एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग है, इसीलिए जो है वो कंटेस्ट स्विचिंग अगर हुई है। और P1 की जो स्टेट है वो सेव हो चुकी है, उस जिसे हम पीसीबी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर जो है वो सेव हो चुकी है। दोबारा से जो है P1 जो है वो एग्जीक्यूशन में आ चुका है P3 के बाद, और जब तक वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक जो है वो कंटेस्ट स्विचिंग जो है वो होती रहेगी, और बार बार जो है P1 जो है वो एग्जीक्यूशन में जो है वो आता रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडी क्यू के अंदर कोई और प्रोसेस अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, यहाँ पे जो है एवरेज हेलो जी बेटा, सर, आवाज आ रही है? जी बेटा आवाज आ रही है। सर थोड़ा रिपीट करें, और लेक्चर कर रहे हैं आप सर? मैं अभी आया था। अच्छा, तो ये वीडियो से सुन लेना बेटा। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता। आप किस टाइम पे आओ? कहाँ कहाँ? लाइव रिपीट थोड़ी थींदो आप। हाँ, तो कहाँ से रिपीट करें बताएं? हेलो सर, सर राउंड हाँ, रॉबिन में वीडियो थोड़ा ॾिजो। 1 मिनट सर इंट्रो दे दें थोड़ा। अच्छा, ये वरी कीअं कलाक पढ़ियो आहे वरी 2 मिंट में इंट्रो कीअं थींदो? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो हम स्टडी कर रहे थे। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हम जी सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये दोनों एल्गोरिथम्स जो है वो हमने लास्ट लैब के अंदर जो है वो कवर कर लिए थे। इस लैब के अंदर जो है हम यस सर। कहाँ से स्टार्ट किया है? हमने राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से स्टार्ट किया है। नजर आ रहा है बेटा? जी सर। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या होता यस है सर। कि हर प्रोसेस को जो है टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो असाइन किया जाता है। उस टाइम को हम टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस कहते हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, और इसके अंदर जो मतलब कि रेडी क्यू है वो किस तरह से वर्क करता है? वो फीफो की तरह से जो है वो वर्क करता है। जो फर्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर इन होता है वही जो है वो एग्जीक्यूशन में जो है वो आता है। और जब एग्जीक्यूशन में आता है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये कि हो सकता है टाइम क्वांटम जो प्रोसेस को असाइन किया गया है और बस टाइम उसका ज़्यादा हो उस टाइम क्वांटम से, तो क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर होगी और दोबारा से जो है वो सीपीयू से निकल के रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि टाइम टाइम क्वांटम जो है या टाइम स्लाइस जो है वो पूरा हो चुका है। इसीलिए जो है वो सीपीयू से निकल के दोबारा जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि उसका बर्स्ट टाइम जो है वो टाइम स्लाइस से जो है वो कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो सक्सेसफुली अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा और सीपीयू को रिलीज कर लेगा और दोबारा जो है उसे रेडी क्यू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सक्सेसफुली एग्जिट हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा? जी सर, आ गया। जी सर, समझ आ गया बस। ओके, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल जो है वो दिखाया गया है। इस एग्जांपल को जो है वो हम डिफाइन कर रहे थे। इस एग्जांपल के अंदर टाइम क्वांटम जो है वो 4 टाइम यूनिट्स जो है वो दिया गया है और 3 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं और बस टाइम भी जो है वो दिया गया है। सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन P1 जो है वो रेडी क्यू के अंदर जो है वो आ चुका है
तो P1 जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा और 4 टाइम यूनिट्स के बाद वो दोबारा से जो है वहाँ से निकल के रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा और फिर P2 जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा। P2 और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 3 टाइम यूनिट्स है। इट मीन्स के देयर बर्स्ट टाइम इज लेस देन द टाइम स्लाइस। मीन्स के वो सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे और उनको रेडी क्यू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर आ रही है, ओके। आ रही है सर। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट किया गया है। एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया गया है, ये आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा? जी सर। ओके। और मैं रिपीट करने में इसकी आ गया। इसकी आप लोग पिक निकाल लो। मोबाइल फोन तो आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, यहाँ ये लैब यस सर। अवेलेबल है। इसकी आप लोग पिक निकाल लो और मुझे जो है आप लोग जो है इसका एवरेज वेट टाइम और टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेट टाइम जो है वो फाइंड आउट करके दें। सही है बेटा? जी सर। एवरेज वेट टाइम किस तरह से ये कैलकुलेट हुआ है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। बाकी एवरेज टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमने ज़ाहिर है वेट टाइम हर एक का निकालना होगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा। अब फार्मूलाज आप लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पता है तो चेक कर लें कि क्या फार्मूलाज हैं वेट टाइम कैलकुलेट करने के लिए और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए। सही है? ठीक है बेटा? जी जी सर कर तो लेंगे। 10 मिनट हैं आप लोगों के पास, आप लोग जो है करके मुझे जो है वो व्हाट्सएप करो, डायरेक्टली पिक निकाल के व्हाट्सएप करो। मैं चेक करता हूँ कि वाकई आप लोगों का एवरेज वेट टाइम का जो आंसर है यही आया है या नहीं आया है। हर एक प्रोसेस का अलग से वेट टाइम निकालो और उसके बाद एवरेज वेट टाइम निकाल लो। तो यहाँ पे फिलहाल हम एंड कर लेते हैं क्योंकि ये 40 मिनट की शायद वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी अभी भी, तो ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। 5 मिनट्स के बाद हम यहीं पे स्टॉप इसे कर लेते हैं। 10 मिनट बाद में दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके बेटा? ठीक है ओके सर। सर।